नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में आपके साथ दामिनी। वक्त हो चला है शाम 7 बजे का और अब नजर डालते हैं यूपी की 7 बड़ी खबरों पर। सियासत में बड़ा फेरबदल, योगी का विपक्ष पर वार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान और लखनऊ में पथराव से मचा हड़कंप। यूपी में आज दिन भर क्या क्या रहा खास, एक एक करके बताते हैं। पहली बड़ी खबर, बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो चुका है। नितिन नबीन की टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां स्कूलों के मुद्दे पर विपक्ष को सीएम योगी का करारा जवाब मिला है। बोले, जो स्कूल ठीक नहीं कर पाए वो न बोले। 2017 से पहले न भवन थे न शिक्षक। वहीं तीसरी खबर सीधे लखनऊ से, जनता दर्शन में सीएम योगी ने फरियादें सुनी, लोगों की समस्याओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तय समय में सीमा में शिकायतों के निस्तारण पर जोर दिया गया। चौथी खबर में बात नशा और युवाओं की। गोरखपुर में सीएम योगी का नशा माफिया पर बड़ा प्रहार। बोले, युवा पीढ़ी को खोखला बना रहे नशा माफिया, खिलाड़ियों को नौकरी देने का भी ऐलान। और अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां रामधन गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा होगी, रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग खारिज कर दी गई है। वहीं छठी खबर लखनऊ के पारा से, जहां कार्रवाई करने पहुंची टीम पर ही हमला हो गया। नगर निगम पुलिस टीम पर अचानक पथराव हुआ, दरोगा समेत कई घायल हुए, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। और अब आखिरी खबर मौसम से जुड़ी हुई। यूपी में आसमान से आफत का अलर्ट है। 28 जिलों में बारिश की चेतावनी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो ये थी शाम 7 बजे की यूपी की 7 बड़ी खबरें। सियासत से सुप्रीम कोर्ट तक और लखनऊ के बवाल से बारिश के अलर्ट तक प्रदेश में आज दिन भर हलचल जारी रही। वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बीजेपी ने राष्ट्रीय कमेटी की नई टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम में कई बड़े नामों को जिम्मेदारी दी गई है। बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वहीं वसुंधरा राजे और राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। नई टीम में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के साथ पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वहीं देखिए बड़ा फेरबदल, दिल्ली से इस वक्त बड़ी राजनीतिक खबर है। बीजेपी ने राष्ट्रीय कमेटी की नई टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम में कई बड़े बड़े नामों को जिम्मेदारी दे दी गई है। बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वहीं वसुंधरा राजे और राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा 5 सोशल मीडिया प्रभारियों को स्थान मिला है। राष्ट्रीय कमेटी में 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कमेटी में 8 राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाए गए हैं। देखिए, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें संगठन में 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। नई टीम में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। 4 मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। देखिए, भारत अपडेट की खबर पर मुहर लगी है। कुछ देर पहले भारत अपडेट ने जानकारी दी थी कि बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो सकता है। इसी के तहत नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें महामंत्री से लेकर उपाध्यक्ष, महासचिव और कई तरह के जो नए मंत्री हैं वो टीम में जोड़े गए हैं। महामंत्री बीएल संतोष बने हैं, महामंत्री विनोद तावड़े बने हैं, महासचिव स्मृति ईरानी बना दी गई हैं। वहीं उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, उपाध्यक्ष राम माधव भी बनाए गए हैं। और प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलएन अस्पताल का नाम बदलने की मांग रखी गई थी। 13वें दिन अनिश्चितकालीन धरना जो है वो खत्म हो गया। सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ। सरकार जल्द फैसला लेगी, ऐसा सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा। और स्वरूप रानी अस्पताल का नाम बदलने की मांग रखी गई थी, जहां पर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर करने की मांग थी। महुआ डाबर संग्रहालय परिवार ने धरना दिया था। देखिए, अनिश्चितकालीन धरने
का समापन हो गया है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर है, प्रयागराज से आ रही है, जहां पर MLN अस्पताल के नाम बदलने की मांग रखी गई थी, जिसके तहत धरना चल रहा था, लेकिन इस अनिश्चितकालीन धरने का समापन हो गया है। महुआ डाबर संग्रहालय परिवार ने ये धरना दिया था, नाम बदलने के लिए ये धरना दिया जा रहा था। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त कर दिया गया है। MLN अस्पताल का नाम बदलने के लिए धरना दिया जा रहा था। 13वें दिन अनिश्चितकालीन धरना खत्म कर दिया गया। सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन पर यह धरना खत्म हुआ। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि सरकार अस्पताल का नाम बदलने पर जल्द ही फैसला लेगी। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर है, जो प्रयागराज से है, जहां पर नाम बदलने को लेकर ये धरना दिया जा रहा था। 13वें दिन इस धरने का समापन हुआ। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जिसका समापन हुआ। सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन पर यह धरना खत्म किया गया। देखिए, प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर अनिश्चितकालीन धरने का समापन हुआ। 13वें दिन अनिश्चितकालीन धरने का समापन हुआ। सिद्धार्थनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि अस्पताल का नाम जल्द बदला जाएगा। और प्रयागराज से महुआ डाबर संग्रहालय परिवार ने ये धरना दिया था। अनिश्चितकालीन धरना था ये, जिस पर 13वें दिन इस धरने का समापन हुआ। धरने को खत्म कर दिया गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन पर इस धरने को खत्म कर दिया गया। शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर करने की मांग की जा रही थी इस अस्पताल की, और स्वरूप रानी अस्पताल का नाम बदलने की मांग रखी जा रही थी। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि सरकार जल्द फैसला लेगी। आपको बता दें, 13वें दिन ये धरना खत्म हुआ। सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन पर यह धरना खत्म हुआ है। MLN अस्पताल का नाम बदलने की मांग रखी गई थी। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर अस्पताल का नाम बदलने के लिए अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जिसका समापन आज यानी कि 13वें दिन हुआ। सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन पर धरना खत्म कर दिया गया। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि सरकार जल्दी ही फैसला करेगी, और इनके इसी आश्वासन पर महुआ डाबर संग्रहालय परिवार का ये धरना जो है 13वें दिन समाप्त हो गया। चल रही है, आप लोगों का बात सुन रही है सरकार, और आप लोग अपना धरना भी आज कहीं खत्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग अपने कार्यकाल में स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, उन्हें अब सवाल नहीं उठाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2017 के बाद प्रदेश में स्कूलों का बड़े स्तर पर कायाकल्प किया गया है। योगी ने कहा कि 2017 से पहले कई स्कूलों में न पर्याप्त भवन थे, न शिक्षक और न ही मूलभूत सुविधाएं। आज स्कूलों में बेहतर इमारतों के साथ बच्चों को बैग, ड्रेस, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। यानी यूपी के लोग, यूपी का नौजवान, यूपी का व्यापारी, यूपी की बेटियां, यूपी का कोई भी नागरिक अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसको उसी शक की निगाहों से देश देखता था, सम्मान नहीं करता था। ये जो परिवर्तन आया है, ओवरऑल परसेप्शन बदला है यूपी के बारे में। आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 17 के पहले जो लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, आज अगर आप इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, यूपी का नाम लेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे, तो जो दूरी बनाते थे वे 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलना चाहेंगे। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये डबल इंजन सरकार की वह ताकत है। जो एक सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में
इस देश प्रदेश ने अर्जित की है। और यही स्थिति आप सभी उचित मूल्य के विक्रेताओं के सामने भी थी। मेहनत आप करते थे, अब राशन शासन नहीं भेज रहा है तो गलती आपकी क्या थी, लेकिन गाली आप खाते थे। लूट उनकी होती थी लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था, परेशानी आपको होती थी। पहचान का संकट आपके सामने था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश से जुड़े खिलाड़ियों ने भी देश के लिए मेडल जीते हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया कि देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस समेत कई विभागों में खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर पंचायत में मिनी स्टेडियम बनाने की बात भी कही। सरकार का लक्ष्य है कि गांव-गांव तक खेल सुविधाएं पहुंचें। देखिए, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है, हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी 9 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, उनमें से 3 खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं। एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल यूपी से जुड़े हुए खिलाड़ियों ने देश के लिए प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल की नीति ही ला करके खेल के लिए जो लड़का, जो भी युवा, जो छात्र खेल के लिए अपना समय देगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, हम उसको सीधे नौकरी देंगे। आप सोचो, 500 से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर के और डिप्टी एसपी तक का पद हमने खेल के उन सभी नौजवानों को दिए हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। कई नौजवान, किसी ने हॉकी में, किसी ने कुश्ती में, किसी ने किसी अन्य खेल में, कबड्डी में जो मेडल जीते हैं, उसके लिए हम लोगों ने किया है। और अभी बहुत शीघ्र, यानी मान के चलिए कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से 500 यूपी के नौजवानों को, खेल में मेडल प्राप्त करने वालों को हम फिर से यूपी पुलिस में और यूपी के अलग अलग विभागों में नौकरी देने जा रहे हैं। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। आपके हितों के लिए जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो, या फिर
पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो या किसी भी फील्ड का माफिया, अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी और अपने उस युवा शक्ति को इससे बचाने के लिए आवश्यक है। रामधन गबन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने और जांच की स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया कि जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष दाखिल की जाए। मामले में जांच की प्रगति और आगे की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अहम माने जा रहे हैं। अब एसआईटी की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश होने के बाद मामले में आगे की दिशा स्पष्ट होगी। रामधन गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश दिया गया। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग पर आज सुनवाई हुई। स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग ठुकरा दी गई है। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग कराई जा रही, जिसके अंतर्गत स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग ठुकराई गई है। एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने की बात कही गई है। देखिए, रामधन गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जहां पर पक्षकारों के सुझावों पर निष्पक्षता से विचार होने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश हैं गुणात्मक सुधार और पारदर्शिता से जुड़े सुझावों पर विचार करने की बात की गई। एसआईटी से जांच की वस्तुस्थिति रिपोर्ट मांगी गई। वहीं एसआईटी जांच को जल्द से जल्द तार्किक नतीजे तक पहुंचाने की बात कही गई। पक्षकारों के सुझावों पर निष्पक्षता से विचार करने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश रामधन गबन मामले में आज सुनवाई हुई, जहां पर एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा करने की बात की गई। वहीं झांसी में वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में बीजेपी महानगर के नेतृत्व में मौन मार्च निकाला गया। भाजपा कार्यालय से शुरू हुआ ये मार्च निर्धारित मार्गों से होते हुए आगे बढ़ा। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर राष्ट्रगीत के सम्मान और राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति आदर का संदेश दिया। भाजपा महानगर अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर जागरूकता बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मार्च में एमएलसी रामतीर्थ सिंगल समेत कई संख्या में पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल रहे। आजादी का नारा था। वंदे मातरम की जयघोष के साथ तमाम नौजवानों ने, देशभक्तों ने इस आजादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वंदे मातरम के साथ देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। देशवासियों के हृदय में वंदे मातरम है। उस वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने उसको रुकवा के किया। ये घोर अपमान है भारतीय संस्कृति का, भारत के लोगों का और हमारे तिरंगा झंडे का। कांग्रेस पार्टी सदैव संस्कृति की विरोधी रही है। वहीं अमरोहा में करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हसनपुर क्षेत्र में फयाज नगर और शहदरा मिलक के बीच बारिश के बाद एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया था। सड़क पर गड्ढा बनने के बाद एक्सप्रेसवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से मरम्मत कराई, लेकिन अब मरम्मत के बाद सड़क की ऊपरी परत जगह जगह उखड़ती नजर आ रही है। स्थानीय स्तर पर सड़क की परत हाथ से हटने के दावे भी सामने आए हैं। ऐसे में निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने श्रावण मास के मद्देनजर मंडावली थाना क्षेत्र स्थित मोटा महादेव मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने मंदिर परिसर और कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात और निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिजनौर पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। इस दौरान डीएम और एसपी ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भंडारे का प्रसाद भी वितरित किया। निरीक्षण के दौरान अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अभी एक हफ्ता और शेष है। जैसा कि आप जानते हैं सावन के पूरे माह में प्रत्येक सोमवार पर जो है श्रद्धालु जल लेने हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जो है लौटते हैं। तो तीसरा सप्ताह संपन्न हुआ और अभी एक सप्ताह और शेष लगातार इसमें जो है जो भी आनंद उसमें रहेंगे। प्रॉपरली हम इंश्योर करवाएंगे कि ये पूरा श्रावण मास जो है शांतिपूर्वक जो है और अच्छी तरीके से संपन्न है। वहीं बिजनौर में लूट के मामले में वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली शहर पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर चांदपुर से बिजनौर की ओर आ रहे संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी देव के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और लूटी गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल लूटने का मुकदमा दर्ज हुआ था। अब पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं कुशीनगर में मौसम बदलते ही वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। कसिया समेत जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। डॉक्टरों के मुताबिक बदलते मौसम में वायरल संक्रमण के साथ कुछ मरीज टाइफाइड और मलेरिया की शिकायत लेकर भी पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखने और लक्षण दिखाई देने पर समय से डॉक्टर जांच कराने की सलाह दी जा रही है। इस पूरे मामले पर कसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मार्कंडेय चतुर्वेदी ने जानकारी दी। बदलते मौसम में लगातार जो है कुशीनगर जनपद में लोगों का बीमार पड़ना और सर्दी, जुकाम, बुखार से लोगों का एक वायरल फीवर के शरीर ग्रसित होना, इस समय हमारी मौजूदगी कुशीनगर जनपद के कसिया नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर है, जहां जो वायरल फीवर का एक लहर चला है, लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। साथ जो है बातचीत करने के लिए जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मार्कंडेय चतुर्वेदी जी हैं। इनसे जानेंगे कि वो जनपद में लगातार जो है वायरल फीवर का एक लहर चला है, इस पे मरीजों को क्या परहेज करना चाहिए और कैसे इसका इलाज हो और कैसे उनका जो है उपचार होता रहे। स्वागत है आपको हमारे भारत अपडेट न्यूज चैनल में। और अभी तक जो है कितने मरीज जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया पे जो वायरल का एक लहर चली है, जिसमें टाइफाइड हो या मलेरिया के ग्रसित लोग आ रहे हैं, इस पे जो है आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे अस्पताल पे प्रतिदिन जो आंकड़ा है लगभग 100 से 150 मरीज ऐसे हैं जो वायरल फीवर से ग्रसित हैं और आ रहे हैं, जिसमें उनके लक्षण बेसिकली मेन लक्षण उनके बुखार है, सर्दी जुकाम है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और इस वजह से वायरल फीवर ज्यादा बढ़ा हुआ है। बरसात भी हो रही है तो धूप हो जा रहा है, वायरल फीवर के मरीज बढ़े हुए हैं और उसका इलाज किया जा रहा है। मरीज आ रहे हैं, हम लोग उनका इलाज कर रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं मरीज। अभी जो है जो वायरल फीवर चला है, इसमें जो है 90% जो मरीज आ रहे हैं उनको जो है टाइफाइड और मलेरिया से ग्रसित आ रहे हैं। इसमें कितनी सतर्कता है या पैथोलॉजी जो जांच कर रहे हैं, इनमें कोई फर्जीवाड़े का जो है कोई रूप आ रहा है? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि जो भी मरीज वायरल फीवर से आ रहा है उसमें मलेरिया पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ना ही टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है। ये बेसिकली वायरल फीवर है। वायरल फीवर 7-8 दिन तक रहता है और जो लोग आ रहे हैं, अगर ज्यादा दिन से बुखार है, अगर कहीं हफ्ते दिन से ऊपर ज्यादा बुखार है तो हम लोग टाइफाइड की जांच करा लेते हैं, मलेरिया की जांच कराते हैं। अगर टाइफाइड आता है तो हम लोग इलाज करते हैं, मरीज ठीक हो रहे हैं। बेसिकली अभी वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं। जो मरीज यहाँ आते हैं और उनको जो है समुचित इलाज होता है और उनको जो भी जो सुख सुविधाएं हैं जो सीएससी पे मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कुशीनगर से निखिल कुमार, भारत अपडेट न्यूज के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।